गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी मोनोसेक्राइड्स का एक पार्ट होता है। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट के साथ संयुक्त अवस्था में दूध व तरकारियों, दूध यानी मिल्क एंड वेजिटेबल्स में तथा बीजों, जितने भी सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनके छिलकों में उपस्थित रहता है। गैलेक्टोज किसी भी खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाया जाता है। दूध के कार्बोहाइड्रेट व लैक्टोज के पाचन के पश्चात एक अणु ग्लूकोज व एक अणु गैलेक्टोज का प्राप्त होता है। रक्त द्वारा अवशोषित होकर मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंतुओं का मुख्य भाग सेरिब्रोसाइट्स का निर्माण करता है। जो गैलेक्टोज होता है वो दूध के साथ मिलकर के सेरिब्रम जो हमारा होता है, मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है, उसमें सेरिब्रोसाइट्स का निर्माण करता है। गैलेक्टोज का रासायनिक सूत्र इस प्रकार से समझेंगे। ये भी एक कार्बन श्रृंखला पर जुड़े रहते हैं। इनके हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलने के कारण ये भिन्न भिन्न होते हैं। अब बात करते हैं मैनोज की। ये सेब, संतरे, आड़ू आदि में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अपाच्य खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। मैनोज जो होता है वो भी अधिकतर फलों में पाया जाता है, जैसे सेब, संतरे, आड़ू इत्यादि में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अपाच्य खाद्य पदार्थ जो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उनमें भी पाया जाता है। मैनोज का रासायनिक सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स की दो इकाइयों यानी दो यूनिट को मिलकर के डाइसेकेराइड्स की रचना करते हैं। इसीलिए इन्हें दोहरी शुगर यानी डबल बॉन्ड शुगर या द्विशर्करा भी बोलते हैं, डबल शुगर भी कहते हैं। इनका रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, यानी कार्बन के 12 अणु, हाइड्रोजन के 22 अणु और ऑक्सीजन के 11 अणु मिलकर के डाइसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं। जलीय अपघटन हाइड्रोलाइसिस की क्रिया के फलस्वरूप डाइसेकेराइड्स की दोनों इकाइयां पृथक पृथक हो जाती हैं। यानी जो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, उस क्रिया के बाद में जो भी डाइसेकेराइड्स होते हैं उनकी दोनों इकाइयां यूनिट्स अलग अलग हो जाती हैं, वह दोनों मोनोसेकेराइड्स प्राप्त हो जाते हैं। जब डाइसेकेराइड्स को अलग अलग किया जाता है तो हमें मोनोसेकेराइड जो हमने पहले पढ़ा था वो प्राप्त हो जाते हैं। डाइसेकेराइड्स जल में घुलनशील व रवे बनाने की क्षमता युक्त होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड्स की अपेक्षा मिठास अधिक होती है। मुख्य डाइसेकेराइड्स निम्नलिखित हैं। कुछ मुख्य प्रकार के डाइसेकेराइड्स हैं, जैसे सुक्रोज। सुक्रोज को गन्ने या चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। जो शक्कर या चीनी हम दैनिक प्रयोग में लाते हैं वह रासायनिक रूप से सुक्रोज ही है। सुक्रोज जो डेली यूज में हम लोग चीनी यानी शुगर का यूज करते हैं वो हमारी सुक्रोज ही होती है, जो कि डाइसेकेराइड्स के अंतर्गत आती है। पाचक एंजाइम्स या जलीय अपघटन हाइड्रोलाइसिस की क्रिया द्वारा सुक्रोज एक अणु ग्लूकोज व एक अणु फ्रक्टोज में विघटित हो जाता है। साधारण रूप से इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। माल्टोज माल्ट का एक घटक है। जौ को पानी में भिगोने पर तथा अंकुरण के दौरान माल्टोज प्राप्त होता है। यह सामान्य चीनी की तुलना में केवल 30% मीठा होता है। तीसरा पॉइंट है लैक्टोज। लैक्टोज सभी स्तनधारी जीवों के दूध में उपस्थित रहता है। जितने भी हमारे दूध देने वाले जीव होते हैं उनके दूध में लैक्टोज उपस्थित रहता है। इसे लैक्टोज शुगर भी बोलते हैं, इसीलिए इसे दुग्ध शर्करा यानी मिल्क शुगर भी बोलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का तीसरा पार्ट हमारा पॉलीसेकेराइड्स होता है। यह 3 या 3 से अधिक मोनोसेकेराइड्स, जो हमारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनमें 3 या 3 से भी अधिक मोनोसेकेराइड्स की इकाइयां मिलकर पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं। इनका रासायनिक सूत्र C6H10O5N होता है, यानी कि कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 10 अणु और ऑक्सीजन के 5 अणु मिलकर के पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं। जटिल अर्थात कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। इनका अणुभार भी काफी अधिक होता है। ये पानी में अघुलनशील होते हैं, ये पानी में नहीं घुलते हैं। बस स्वाद में फीके होते हैं। इनका स्वाद भी फीका होता है, जैसे स्टार्च। पहला हमारा जो पॉलीसेकेराइड होता है वो होता है स्टार्च। स्टार्च के रूप में पौधे अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट को संचित कर लेते हैं। इस तरह जो भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है उनमें स्टार्च अधिक मात्रा में होता है। जितना भी भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है, जैसे हमारी वेजिटेबल्स हो गई और कटहल हो गया, ये जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, उन सभी में स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे ये जड़, कंद, बीज व फलों में पाया जाता है। जड़ वाली जितनी भी फसलें होती हैं, आलू हो गया हमारा, मूली हो गई, ये सारी फसलों में अधिक पाया जाता है। कंद, बीज इत्यादि में अधिक पाया जाता है। अब बात करते हैं डेक्स्ट्रिन की। ये भी एक पॉलीसेकेराइड होता है, जटिल संरचना वाला होता है। ये पॉलीसेकेराइड्स प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। ये अंकुरित अनाजों में, जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं उनमें अधिक पाया जाता है। डबल रोटी की बाहरी परत में, जो हमारी डबल रोटी होती है उसकी बाहरी परत में भी डेक्स्ट्रिन पाया जाता है। डेक्स्ट्रिन की प्राप्ति का मुख्य स्रोत मक्के
की शर्करा व शहद आदि हैं। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन शरीर में आवश्यकता से अधिक कार्बोज ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। इसे ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहते हैं। जो भी हमारा ग्लूकोज होता है वो आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है वो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित रहता है, इसीलिए जंतु स्टार्च भी इसे बोलते हैं। अब बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज जो होता है यह भी एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो कि अघुलनशील होता है तथा गैर सुपाच्य होता है। इसमें प्राय रेशे होते हैं, इसीलिए इन्हें रफेज भी कहते हैं। जितनी भी हमारी रेशेदार सब्जियां होती हैं, पालक हो गया, बथुआ हो गया, इस प्रकार की जो सब्जियां होती हैं जिनमें रेशे होते हैं उन्हें हम रफेज बोलते हैं और वो सेलुलोज की होती हैं। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें हम खाते तो हैं परंतु वो डाइजेस्टिबल नहीं होती हैं, उस प्रकार की सब्जियों को हम सेलुलोज भी बोलते हैं। अब बात करते हैं पैक्टिन की। पैक्टिन पके हुए फल जैसे अमरूद, शलजम, मेथी इत्यादि सब्जियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। पैक्टिन को थोड़ा पकाने पर ये जैम जेली के रूप में भी बन जाता है, इसीलिए इसे जैम जेली बनाने के लिए पैक्टिन का अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।